नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? हमने पिछले कक्षा में इकाई 16 प्रकाश क्या किया हमने पूरा कर लिया है ना। हमने जो है इकाई 16 प्रकाश के बारे में हमने चर्चा किया। तो आज हम प्रकाश के अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभ्यास प्रश्न। तो सभी अपने नोटबुक को निकालो और लिखना शुरू कर दीजिए। हम एक एक करके सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे और आप क्या करोगे, उन सब प्रश्नों को और उत्तरों को लिखते हुए जाओगे। तो चलिए, किताब में से पहला प्रश्न आप लिख लीजिए। तो हम प्रश्न उत्तर करवाएंगे और बाकी सब जो है जो आपको सही उत्तर टिक करना, वो सब आप स्वयं करोगे। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना, उन सब में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो सबसे पहला है प्रश्न 5। गोलीय दर्पण के लिए ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस तथा मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए और रेखा चित्र बनाकर इनकी स्थितियों को प्रदर्शित कीजिए। तो क्या करना है, पहले हमें इसकी परिभाषा देना है और उसके बाद क्या करना है, फिर चित्र बनाना है। ठीक है, रेखा चित्र बनाना है जिसके द्वारा हमें क्या करना है, इसके उत्तरों को लिखना है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले हमने किसका परिभाषा पूछा गया है, ध्रुव, है ना। तो इसका चित्र भी बनाना है। चित्र में आपको जरा दिखा देती हूँ। आप क्या कीजिएगा कि किताब को देखकर इसकी चित्र बना दीजिएगा। ध्रुव गोलीय दर्पण में परावर्तक तल के मुख्य बिंदु यानी जो P है उसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। P को ध्रुव कहते हैं। इसका चित्र भी आपको दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कहां कहां पर पॉइंट्स है। ठीक है, आपके किताब में चित्र दे रखा है, हमने इसके बारे में पढ़ा था। चित्र क्या है, 16.7 में दे रखा है, 16.7। ठीक है, इसका सिंपल से एक चित्र भी आपको हम दिखाएंगे। तो ध्रुव गोलीय दर्पण में परावर्तक तल के मुख्य बिंदु P को ध्रुव कहते हैं। अब अगला हमसे पूछ रखा है वक्रता केंद्र, है ना। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के, है ना, जब हमने दो भागों में से काटा तो जिस खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं उस गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं, वक्रता त्रिज्या। अगला क्या पूछ रखा है, क्या लिखने के लिए बोला है, वक्रता त्रिज्या। तो जो है वक्रता त्रिज्या इसमें नहीं दे रखा है, वक्रता केंद्र दे रखा है ना, और मुख्य फोकस। तो आप वक्रता त्रिज्या आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप मुझे उम्मीद है आपने पहले ही लिखा है क्योंकि हमने ये सब आपसे पहले लिखने के लिए कहा था। वक्रता त्रिज्या दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या क्या है, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला बोल रखा है मुख्य फोकस। क्या बोल रखा है, मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित
किरणों, आपतित किरणों परावर्तन के बाद, आपतित किरणें जो होती है परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, यानी जिस बिंदु पर क्या है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, यानी कहां पर काटती है, अवतल दर्पण में, या पीछे बढ़ाए जाने पर, पीछे बढ़ाए जाने पर मुख्य अक्ष पर मिलती है। ठीक है, जब पीछे बढ़ाते हैं तो वो कहां पर मिलती है, मुख्य अक्ष पर मिलती है, यानी मुख्य अक्ष कहां पर है, उत्तल दर्पण में। उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसमें आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के ही क्या बनाओगे, चित्र बनाओगे। ठीक है, अब जो है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष जो आखिर में पूछा गया है, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर आने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। जब आप उसमें निशान लगाओगे पीसी, तो आपको पता लगेगा क्या, पीसी रेखा मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, हम आपको डायग्राम दिखाते हैं, उसको भी जरा बना दीजिएगा। डायग्राम आपके किताब में दे रखा है, तो हम लोग जरा देखते हैं। ठीक है, डायग्राम जरा देखते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले आप ये डायग्राम बनाओगे। ठीक है, ये आपके किताब में दे रखा है 16.7, है ना, इसमें आप दे रखा है। तो इस तरह से आपको बनाना काफी है। इस तरह से सी केंद्र बिंदु, यहाँ पर एफ क्या है, फोकस है, और ये देख रहे हो ना पी, यहाँ पर क्या है, ध्रुव, है ना, दर्पण यहाँ पर है। तो इस तरह से एक डायग्राम बनाना काफी है। और जो अगला डायग्राम है वो आपको बनाना है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का। ये देख रहे हो ना, अवतल दर्पण का फोकस जो सारे कहां पर जाकर मिल रहे हैं, यहाँ पर एफ में। और जो उत्तल दर्पण है वो कहां पर हो रही है, ऐसे डॉट डॉट कर कर परावर्तित होकर एफ पे यहाँ पर मिल रही है। तो ये दोनों डायग्राम आपके किताब में दे रखा है। ठीक है, इसको आपको बनाना है 16.8, 16.8। तो इन दोनों डायग्रामों को भी आप इस आंसर में जब आप उत्तर लिखोगे तो आप इन दोनों को भी बनाओगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न लिख लीजिए। अब आप क्या कीजिए, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है सभी लिख लीजिए। अगले प्रश्न में जो छठवां प्रश्न है, चलिए, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब जो है आपको प्रश्न जो दे रखा है वो क्या है, अंतर को स्पष्ट करना है। ठीक है, उन दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहला क्या दे रखा है, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब। क्या दे रखा है, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब। जब आप इसको लिखोगे उत्तर को, तो आप क्या करोगे, वास्तविक प्रतिबिंब को यहां लिखोगे और यहां पर एक रेखा खींचकर आभासी प्रतिबिंब को इस तरफ लिखोगे। ठीक है, अभी मैं आपको अलग अलग दिखा रही हूं, लेकिन जब आप नोटबुक में लिखोगे तो एक रेखा बीच में होना चाहिए और दोनों का फर्क, ठीक है, इधर और उस तरफ लिखना चाहिए। यानी यहां पर वास्तविक लिखोगे, यहां पर आभासी लिखोगे। तो सबसे पहले देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला, यह पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पहला क्या लिखोगे, यह पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है।
क्योंकि हमने देखा क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब सदा पर्दे पर प्राप्त होता है ना। दूसरा, यह सदैव उल्टा बनता है। चलिए उसके बाद तीसरा, इसके बनते समय अपवर्तित या परावर्तित किरणें वास्तव में एक बिंदु में मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं ये? वास्तव में एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब के ये 3 पॉइंट्स को लिखने के बाद आप क्या करोगे? अगला कौन सा लिखना है हमें? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अगला हम आभासी प्रतिबिंब। तो देखिए इसका पहला पॉइंट जो है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आप क्या करोगे? जब वास्तविक प्रतिबिंब को जब आप लिखोगे तो ये देखो, वास्तविक प्रतिबिंब पहला, यह पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो उसके इस तरफ क्या लिखोगे आप? आभासी। और लिखोगे यह पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो एक एक तरफ को लिखोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। फिर क्या है दूसरा? यह सदैव सीधा बनता है। यह सदैव सीधा बनता है। और तीसरा, इसके बनते समय अप्रवर्तित तथा परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलती नहीं, यानी ये मिलती नहीं है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है ना। ये क्या है? किसी बिंदु पर मिलती नहीं है, लेकिन हमें क्या लगता है कि किसी बिंदु पर मिल रही है। तो ये मिलती हुई प्रतीत होती है। तो आप इस तरह से दोनों को क्या करोगे? एक एक लाइन उस तरफ और इस तरफ खींचकर दोनों का फर्क आप लिखोगे और उसको अच्छे से पढ़ोगे भी। अब अगला जो है दे रखा है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। इनका क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण, इसको भी आप इसी तरह से क्या करोगे? दोनों को एक एक लाइन खींचकर अवतल दर्पण यहां पर लिखोगे, यहां पर एक रेखा खींचोगे और उत्तल दर्पण इस तरफ लिखोगे। ठीक है, और उसका फर्क आप उस तरह से लिखोगे। अवतल दर्पण, प्रतिबिंब सीधा एवं उल्टा बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रतिबिंब जो है सीधा बन सकता है या फिर उल्टा बन सकता है, दोनों बन सकते हैं। दूसरा, सीधे बनने वाले प्रतिबिंब आभासी एवं उल्टे बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। तो यानी इसमें आभासी प्रतिबिंब भी बन सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बन सकता है। और तीसरा जो है, प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, किस तरह का वस्तु है या फिर उसकी स्थिति क्या है, उस पर उसका आकार निर्भर करता है। तो इस तरह से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का भी आप क्या करोगे? अंतर को स्पष्ट करोगे। अब जो है ये देखिए, देख रहे हो ना, पहले हमने क्या कहा? अवतल दर्पण। और अब जो है हम दिखा रहे हैं आपको उत्तल दर्पण। प्रतिबिंब पहला क्या है? प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। दूसरा जो है, प्रतिबिंब आभासी बनता है। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। और तीसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होता है। वस्तु से छोटा होता है। हमने इसमें क्या देखा?
अवतल दर्पण में की जो आकार है वो वस्तु की क्या है, आकार पर निर्भर करता है, लेकिन उत्तल दर्पण में जो है आकार कैसा होता है, छोटा बनता है। ठीक है, इन दोनों के अंतर को स्पष्ट करने के बाद आप अपना अगला प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न 7, प्रश्न 7 को लिख लीजिए। समांतर प्रकाश किरण, अभिसारी प्रकाश किरण तथा अपसारी प्रकाश किरण पुंज का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसमें भी क्या है, चित्र बनाना है। ठीक है, इसमें भी क्या है, चित्र बनाना है। और चित्र जो है आपके किताब में दे रखा है, हम आपको दिखाएंगे भी कि कौन सा चित्र बनाना है ना। ये सब हमने कक्षा में जब पढ़ाई किया था, आपको जो पढ़ाया था, तब हमने आपसे बोला था बनाने के लिए। तो इसमें जो है प्रश्न 7 में जो है 7th में कौन सा चित्र बनाना है, कौन सा चित्र बनाना है, जो है 16.1 16.1, उसका जो है अ, ब और स तीनों बनाने हैं। ठीक है, अ, ब और स, ये तीनों बनाने हैं 16.1। ठीक है, प्रश्न प्रश्न कौन सा है, 7। और पहला वाला जो हमने आपको चित्र बनाने के लिए कहा था, वो कौन सा प्रश्न है, प्रश्न 5। ठीक है, तो इन सब में क्या करना है, आपको चित्र बनाना है। चित्र हम आपको दिखाएंगे भी। तो देखिए उत्तर, समांतर प्रकाश किरण, समांतर प्रकाश किरण पुंज लिख सकते हो। ठीक है, आप क्या है समांतर प्रकाश किरण, जिस प्रकाश किरण पुंज की, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण, प्रत्येक किरण समांतर होती है। कैसे होती है, समान, समांतर होती है, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कैसे प्रकाश पुंज कहते हैं, उसे जो है समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जो है समांतर प्रकाश किरण, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण समांतर होती है, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अब जो है दूसरा देखते हैं क्या है, अभिसारी प्रकाश किरण। ठीक है, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, जिस प्रकाश किरण, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी एक बिंदु पर मिलती है, जब क्या होता है, किसी एक बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और जो है अपसारी किरण प्रकाश किरण, अपसारी प्रकाश किरण क्या है, तो इसको एक एक करके आप लिख लीजिएगा। जिस प्रकाश किरण पुंज की, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण, प्रत्येक किरण किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होता है, उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो कैसा है, यानी किसी बिंदु पर जाकर जो है वो कैसा लगता है, फैलती हुई दिखती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तो ये जब आप लिखोगे तो एक एक के सामने क्या करोगे, आप एक एक डायग्राम को बनाओगे। सर हम आपको डायग्राम भी दिखा देते हैं। ये सब क्या है, आपकी किताब में दे रखा है। ठीक है, ये आंसर 7 का। तो क्या करोगे आप, ब स जो भी है, जिस क्रम में आप लिख रहे हो उसके अनुसार आप ये क्या है, ये तीनों डायग्राम उनके सामने बनाओगे। ठीक है, ये आपके पेज, ये जो है आपका
16.1 में दे रखा है, और जो पेज नंबर जो है 134 और 135 दोनों में दे रखा है। ठीक है, आधा आधा करके दिया हुआ है, तो आप इस डायग्राम को बनाओगे। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब सब 8वां प्रश्न लिख लीजिए। अब सब क्या कीजिए, उसके बाद अगला प्रश्न आप लिख लीजिए। चलिए, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक है। इसे स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखिए, जब दर्पण के पीछे जब दर्पण के पीछे किरणें उत्पन्न होती है, जब क्या होता है, दर्पण के पीछे किरणें उत्पन्न होती है, तो उन्हें बिंदीदार रेखाओं का उपयोग करके, यानी बिंदी 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 कर ऐसे रेखाओं का उपयोग करके संकेत दिया जाता है। तो जब बिंदीदार रेखाएं हम लोग खींचते हैं, तो इसका मतलब है कि वे काल्पनिक या आभासी है, यानी हमें प्रतीत हो रहा है ना। तो क्या है, इसका मतलब है कि वे काल्पनिक या आभासी है। इसीलिए अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक है। अवतल दर्पण का फोकस कैसा है, वास्तविक है। जबकि जबकि जो है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, अवतल दर्पण का फोकस जो है वास्तविक है, और उत्तल दर्पण, यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, आप इसको क्या कर दीजिएगा, उत्तल दर्पण कर दीजिएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का फोकस कैसा है, काल्पनिक है। उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक है। ठीक है, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक है, और जो उत्तल दर्पण है वो कैसा लगता है आपको, यानी सीधे सीधे जाकर मिलता है ना। तो जो है उत्तल दर्पण का फोकस क्या है, काल्पनिक है। इसको लिखने के बाद जो है आपका एक प्रश्न 9 है। प्रश्न 9 में जो है आपको क्या करना, वो आपको स्वयं करना है। हम आपको जरा डायग्राम उसका दिखा देते हैं कि प्रश्न 9 क्या है। किसी समतल दर्पण में कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण में कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित हो, तो परावर्तित किरण को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यानी जो है, इसको क्या करना है, आपको आपको एक चित्र दिखाते हैं, वो चित्र आपको स्वयं बनाकर क्या करना है, उसको आपको दिखाना है। ठीक है, जो उत्तर 9 है। तो क्या करना है आपको, ये देखिए किस तरह से आपतित किरण आ रही है और किस तरह से परावर्तित हो रही है। ठीक है, ये परावर्तित किरण किस तरह से आ रही है, आपतित किरण कैसा आ रहा है, लंबवत कैसा है, ये एक डायग्राम आपको क्या करना है, इस उत्तर में बनाना है। ठीक है, ये आप स्वयं बनाओगे। आपके जो किताब में 16.3 दे रखा है, आपके किताब में जो है कौन सा उत्तर दे रखा है, वो 16.3 चित्र। तो जो 9वें का है, ठीक है, ये डायग्राम है जो आपको बनाना है। तो जो 9वां प्रश्न है उसका जो है 16.3 चित्र दे रखा है। अब आप इस तरह से उसको बना सकते हो। ठीक है, अब जो है अगला प्रश्न लिखिए, 10वां प्रश्न। इसके बाद क्या कीजिएगा, सभी 10वां प्रश्न लिखिए। चलिए, निम्नलिखित
ये निम्न लिखा हुआ है, ये क्या है आपके उसमें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, उस दर्पण का नाम लिखिए जिससे वस्तु के आकार का आभासी प्रतिबिंब बनता है। उस दर्पण का नाम लिखिए जिससे वस्तु के आकार का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो कौन सा है वो, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न देखिए, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। ये प्रश्न आप लिख लीजिएगा। उत्तर है, उत्तल दर्पण को मुख्य अक्ष पर, जो उत्तल दर्पण होता है, मुख्य अक्ष पर बिंदु के रूप में परिभाषित किया जाता है। बिंदु के रूप में परिभाषित किया जाता है। वहां प्रतिबिंब के बाद मुख्य दूरी के समानांतर यात्रा वाली किरणें मिलती है, यानी जो समानांतर के जो क्या होती है, जो किरण होती है वो मुख्य दूरी पर मिलती है। ठीक है, यह है इसका उत्तर कि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। अब जो है उसके बाद अगला प्रश्न लिखिए, स्ट्रीट लाइट में प्रयोग किए जाने वाले दर्पण का नाम लिखिए। स्ट्रीट लाइट में प्रयोग किए जाने वाले दर्पण का नाम लिखिए। उत्तल दर्पण। क्या है, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न देखिए, दर्पण के पृष्ठ भाग पर चांदी की कलाई की जाती है, क्यों? जैसे हमने बताया था ना आपको कि चांदी की क्या किया जाता है, कोटिंग किया जाता है, क्यों? तो ये प्रश्न लिखने के बाद उत्तर देखिए, दर्पण के पृष्ठ भाग पर चांदी की कलाई कर देने पर, चांदी की कलाई कर देने पर अंदर की सतह चमकीली दिखाई देने लगता है। कैसे दिखाई देने लगता है, चमकीली। और प्रकाश का परावर्तन इसी अंदर वाली चमकदार सतह से होती है। तो क्यों किया जाता है, क्योंकि जो है चमकीली दिखाई देता है और जो प्रकाश होता है उसका परावर्तन कैसे होता है, इस चमकदार सतह की वजह से होती है। अब अगला प्रश्न देखिए, उत्तल एवं अवतल दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं, क्यों? उत्तल एवं अवतल दर्पण को गोलीय दर्पण क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्या उत्तर है इसका? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह, परावर्तक परावर्तक सतह कांच के खोखले गोले का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है? कांच के खोखले गोले का हिस्सा होता है। इसी खोखले गोले से, इसी खोखले गोले से उत्तल या अवतल दर्पण का निर्माण होता है। उत्तल या अवतल दर्पण का निर्माण होता है। इसी कारण उत्तल या अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, कांच की जो होती है खोखले गोले का हिस्सा होता है और इसमें क्या है कि इस खोखले गोले से ही इन दोनों दर्पणों का, उत्तल और अवतल दर्पण का निर्माण होता है। इसीलिए क्या है, इस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए,
पार्श्व परिवर्तन क्या है? पार्श्व परिवर्तन क्या है? समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन दर्शाइए। चलिए, जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होकर जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपना दायां हाथ हिलाते हैं तो आपको प्रतिबिंब का बायां हाथ हिलता हुआ दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? कि प्रतिबिंब का बायां हाथ हिल रहा है। इस घटना को जो है हम क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। यानी हमें सीधा उल्टा दिखाई देता है ना? उसको हम क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद जो है अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला के किन किन अक्षरों के समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों में पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है? ये आपकी किताब में दे रखा है और हमने आपको उस दिन दिखाया था। तो कौन कौन से अक्षरों में पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है? देख रहे हो ना? अंग्रेजी वर्णमाला के 11 अक्षरों, यानी ये जो है AHIMOTUVWXY, इन सब में जो है के समतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों का पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। ठीक है। और इसमें जो है समतल दर्पण से बने, ये जो पहला प्रश्न है कि पार्श्व परिवर्तन को दर्शाना है, तो उसका एक चित्र भी आपको बनाना है। चलिए, आज के लिए हम इतना ही करते हैं और अगले कक्षा में हम लोग आगे के थोड़े से प्रश्न उत्तर बचे हुए हैं उसको हम करेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे? अपनी अगली इकाई की तरफ चलेंगे। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इन सब प्रश्न उत्तरों को आप सही से अच्छे से लिख कर आइएगा। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।